नमस्ते गाइस, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। एंड आप सेफ रहिए, अच्छे से सेलिब्रेट करिए। हिंदू माइथोलॉजी में जो होली है वो एक न्यू ईयर को रिप्रेजेंट करता है। सो इस बार हम एक अलग गोल सेट करेंगे। सो 2022 का जब होली होगा तो उसको हम लोग अकम्प्लिश करके रखेंगे। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है बच्चों को एंड एज वेल एज द ट्रेनर्स एंड द स्टाफ हु आर वर्किंग विद अस। सो आई विल स्टार्ट विद द स्टूडेंट्स। सो फॉर द स्टूडेंट्स, आपका अभी एनुअल का रिजल्ट आ चुका होगा एंड कुछ कुछ बच्चों का अभी आने वाला होगा। सो जो अप टू 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए ये रिजल्ट को कैसे देखना है, उससे क्या इंटरप्रिटेशन लेना है, कैसे इम्प्रूव करना है, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक बैच है 8B1 ICSE करके। सो उसमें 6 बच्चे थे एंड मोस्ट ऑफ देम हैव स्कोर्ड वेरी वेल। सो दे हैव स्कोर्ड अबव 90% मार्क्स। सो इट इज़ वेरी गुड फॉर देम। सो लेकिन वहाँ से 90% मार्क्स स्कोर करके हमें सेटिस्फाइड नहीं होना है। ठीक है, थोड़ा सा सेलिब्रेशन हो गया, ओके, लेकिन अभी हमें मिस्टेक्स देखने हैं। जैसे कि कुछ बच्चों ने मैथ्स में 89 मार्क्स लाए आउट ऑफ 100। सो हमें ये देखना है कि वो जो 11 मार्क्स हैं वो कहाँ रह गए। एंड जैसे कि अभी 8th में आप 90% मार्क्स लेके आए तो ये इस बात को वैलिडेट नहीं करता या कंफर्म नहीं करता कि आप 9th में भी सेम लेके आओगे। सो आपने 8th में अच्छे से पढ़ाई की इसलिए आपका अच्छा मार्क्स आया। अब यही कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है 9th क्लास में, सो दैट वहाँ भी आप इतने ही अच्छे से स्कोर कर पाओ। अब रिजल्ट देखने का तरीका ये है कि जो मार्क्स आ गए उसको छोड़ दो, जो अभी बचा है जैसे कि 89 है तो 11 मार्क्स जो बच गए। सो 11 मार्क्स पे अभी हमें फोकस करना है, हमें ये देखना है कि कहाँ कहाँ ये कट गए। सो यही एक तरीका होता है रिजल्ट देखने का। अब जिन बच्चों का 90 नहीं आ पाया है, जो जैसे 60s या 70s में है, सो उनको भी डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि जो अभी 90 लेके आए वो ये मैटर नहीं, ये कंफर्म नहीं करता कि वो आगे की क्लासेस में भी 90 लेके आए। दैट मीन्स कि वो हाँ ठीक है, इस साल अच्छे से प्रिपेयर किया एंड उसके कॉन्सेप्ट क्लियर थे। सो अभी जो 60s एंड 70s वाले हैं उनको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है एंड फोकस करेंगे अपने वीक पॉइंट्स पे। एंड जो हमारे स्ट्रेंथ है उसको तो है ही, जो वीक पॉइंट है उसको भी फोकस करके एंड उसको भी हम ओवरकम करके, ताकि नेक्स्ट टाइम 9th में प्री बोर्ड होता है एंड वहाँ हम अच्छे से स्कोर करेंगे। दूसरा पॉइंट होता है कि चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल कि जो अभी 9th में जाएंगे एंड 11th में जाएंगे, सो उनके पास होता है कि जैसे कि ICSE बोर्ड की अगर मैं बात करूँ, जैसे कॉमर्स एंड कंप्यूटर में चॉइस होती है। सो अब बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, लोग चूज नहीं कर पाते कि हमें कॉमर्स लेना चाहिए या कंप्यूटर लेना चाहिए। सो एक सजेशन मेरा ये रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर अभी IT सेक्टर का जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आप जैसे मैं अपने टाइम पे तो मैं कंप्यूटर चूज़ किया था एंड इट ऑल्सो हेल्प मी अलॉट। सो बट मैं कुछ आपको बता नहीं रहा कि आपको क्या चूज़ करना है क्या नहीं, वो आपके अपने विल पावर पे डिपेंड करता है। आप कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से कर पाते हो, किसमें आपका इंटरेस्ट है। अब इतने छोटे एज में हमको पता नहीं चल पाता कि हमारा इंटरेस्ट है कहाँ, क्योंकि कॉमर्स भी हम पहली बार पढ़ रहे हैं एंड कंप्यूटर भी पहली बार पढ़ रहे हैं। तो काफ़ी लोग ये सजेस्ट करते हैं कि हाँ ठीक है, 15 दिन 20 दिन पढ़ के देख लो, अगर तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर चेंज कर लेंगे। सो मेरा सजेशन ऐसा नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता कि आप एक महीना आप एक सब्जेक्ट पढ़ो फिर दूसरा महीना 2 सब्जेक्ट पढ़ो, क्योंकि जो चॉइस फिलिंग होती है आई थिंक अप्रैल तक हो जाएगी चॉइस फिलिंग। सो ये तरीका नहीं है, कुछ भी एक चूज कर लो एंड चॉइस आपका इस हिसाब से होना चाहिए कि आप फ्यूचर में आप खुद को क्या देखते हो। जैसे कि अगर बैंकिंग सेक्टर में जाना है या चार्टर्ड अकाउंटेंट तरीके से देख रहे हो, सो यू कैन गो ऑब्वियसली गो फॉर कॉमर्स। अदरवाइज इफ यू आर थिंकिंग टू बिकम इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डेवलपर बनना है, तो आप कंप्यूटर साइंस चूज कर सकते हैं, कंप्यूटर। एंड फॉर ICSE बोर्ड मेरा ज़्यादा जो फोकस रहता है वो कंप्यूटर पे ही रहता है, क्योंकि ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा आगे जाके। सेकेंड जो चीज़ है कि जो अप टू 8th क्लास के बच्चे हैं, जैसे जो अभी 8th में जाएंगे, 7th में जाएंगे या 6th में जाएंगे, सो उनके लिए रिजल्ट को कैसे देखना है, उनके लिए स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट कैसा है। सो आप ये देखिए कि आपके जैसे इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं, मैथ्स में, साइंस में। सो अभी बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ एक चीज़ है कि जो भी पढ़ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे, समझते आना चाहिए। रट के हम पास नहीं करेंगे, रट के अगर आप 100 भी ले आओ तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी जो वर्ड है वो कॉम्पिटिटिव वर्ड है, बेस्ड ऑन मेरिट। ऐसा मेरिट वाला सिस्टम अब चला गया है, तो आप ट्राई करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। सो ये था 9th के लिए। अब 11th में भी सेम चॉइसेस आते हैं। जैसे कि कुछ जगह अगर चॉइसेस है कि हिंदी एंड कंप्यूटर में, तो ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर कंप्यूटर
एंड अगर हिंदी आप चूज करते हैं तो अगर आप कुछ इस तरीके से अगर करियर आप देख रहे हैं सो आप हिंदी भी ले सकते हो। सो जो आपको लग रहा है कि आपको फ्यूचर में हेल्प कर सकता है, फ्यूचर में कैसे हेल्प कर सकता है ये आप डिसाइड कैसे करोगे, तो आप हर आदमी का एक इमेजिनेशन होता है, उसके एक ड्रीम्स होते हैं कि वो इतने एज में वो यहाँ खुद को देख रहा है। तो उस हिसाब से देखिए वहां पहुंचने के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट वहां तक सीढ़ी बन सकता है या हेल्प कर सकता है। सो यही है 11th के लिए। एंड 11th में आते से ही लोग प्रेशर में आ जाते हैं कि हमें जेई निकालना है, नीट निकालना है। सो एक चीज जो मैंने अभी तक नोटिस की है वो ये है कि आप सीधा सीधा जो सिंपल कॉन्सेप्ट्स है ना, बस कॉन्सेप्ट को ग्रैब करते चले जाओ, आपके कॉम्पिटिशन आराम से निकल जाएंगे। वो ऐसा हो जाता है कि मिस गाइडेंस की वजह से हम चाहते हैं कि हम बहुत डिफिकल्ट सम लगाएं और बहुत ढेर सारे सम लगाएंगे स्टार्टिंग से ही, तो हमारा निकल जाएगा। ऐसा नहीं है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को चेक करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को ही यूज करके क्वेश्चन को वो फ्रेम करते हैं। मोस्ट ऑफ अस हमारा कॉन्सेप्ट बेसिक्स क्लियर नहीं होता, इसलिए हम वहां तक वो अचीव नहीं कर पाते। सो ट्राई करेंगे कि 9 से ही अपना बेसिक्स को मजबूत करेंगे एंड कीप ऑन रिवीजन। तो जो रिवीजन का टेक्निक है, अब ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग 1 महीने पढ़ने के बाद फिर उसके बाद रिलैक्स हो गए कि चलो हाँ ठीक है उस टाइम पे हमने स्कोर किया था तो फिर से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको कंटिन्यूअस रिवीजन करना है जब तक कि आपका गोल अचीव नहीं हो जाता। जैसे कि अगर आप 1 हफ्ते पढ़ लिए हैं तो अब जरूरी नहीं है कि दूसरे हफ्ते वो आपको याद ही रहेगा, क्योंकि ह्यूमन माइंड है, वो भूलने की उसकी टेंडेंसी होती है। सो कंटिन्यूअस रिवीजन इज मस्ट फॉर 11th, स्पेशली फॉर 11th स्टूडेंट्स। एंड जो अभी बोर्ड में जाएंगे, जैसे 10th के बोर्ड में, 12th के बोर्ड में जाएंगे, वो आराम से पढ़ाई करेंगे। देखो 9th का जो कॉन्सेप्ट है वो 10th में यूज होता है, ठीक है। स्मार्ट स्टडीज करेंगे कि जहां से पहले से ही, जैसे कि आप 10th में गए हो या तो 12th में गए हो, तो पहले से ही 10 ईयर्स का जो बुक है वो आप ले लीजिए, क्वेश्चंस को पहले से देख लीजिए एंड ये स्मार्टली काम कर लीजिए कि कौन से चैप्टर से कौन सा ज्यादा मैक्सिमम मार्क जो है वो कवर हो रहा है। तो पहले वही वाले चैप्टर को हम टारगेट करेंगे। नेक्स्ट चीज फिर से बोल रहा हूँ कि जो चैप्टर में कम मार्क्स हैं, ऐसा नहीं है उसको छोड़ देंगे, उसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि वहां का जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरे चैप्टर में यूज होता रहता है। सो वी कैन नॉट लीव एनी चैप्टर, बट ये है कि मेन फोकस वहां पे रखेंगे कि जहां पे स्कोरिंग ज्यादा है, और वो फोकस हम कर तभी पाएंगे जब पिछले वाले चैप्टर्स क्लियर होंगे। तो कहने का मतलब है पढ़ना सब है, लेकिन जो एट द एंड ऑफ द मोमेंट एग्जाम से पहले जो एक फास्ट रिवीजन वाला प्रोसेस होता है, उसमें जो मैंडेटरी चैप्टर्स हैं उसको तो आपको करके ही जाना है। तो ये 10th, 12th और अप टू 8th की बातें हो गई। एंड अभी अब ट्रेनर्स के लिए, ट्रेनर्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वही ट्रेन करते हैं। एंड अभी तक जितना भी फीडबैक आया है पेरेंट्स के थ्रू, सो थैंक गॉड कि वो सब बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। बस एक चीज़ है, एक स्टोरी मैं अपना खुद का ही बताना चाहूँगा आपको। जैसे मैं बॉर्न एंड बॉटम मेरा विलेज साइड से था, सो आई वॉज इनरोल्ड इन आईसीएसई स्कूल। सो प्रॉब्लम क्या होती थी कि मेरे गांव में आसपास कोई इंग्लिश मीडियम पढ़ाने वाला कोई होता नहीं था उस टाइम पे। सो काफ़ी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ती थी। एंड जैसे कोई डाउट हो गया या तो एक सिंपल सा भी कॉन्सेप्ट हो गया तो उसको भी कोई क्लियर करने वाला होता नहीं था। सो अभी स्कूल में भी टीचर्स इतने बिजी होते हैं कि हम उनसे हर एक चीज़ पूछ नहीं पाते हैं। वो हमारा बहुत टेंडर एज होता है, काफ़ी हम शाय फील करते हैं कि जाके हर एक चीज़, हर एक डाउट टीचर से हम पूछ सकें। तो तब तो हमारे पास ये टेक्नोलॉजीज थी नहीं कि हम आप सबको कनेक्ट कर पाते हर एक बच्चे से। बट थैंकफुली कि अब ये हमारे एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो चीज़ें हम लोग फेस किए थे, जो प्रॉब्लम्स, हिंड्रेंस हमारे टाइम पे आई थी, वो अब नहीं है, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप बच्चों को डायरेक्टली पढ़ा सकते हैं। सो बस यही मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हर एक लेक्चर के पहले आप अच्छे से प्रिपेयर करके आएंगे, 2-3 एग्जाम्पल के साथ सारे कॉन्सेप्ट को बच्चे को बताएंगे, और जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता उसको, जब तक आप क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं पूछ लेते अलग अलग तरीके से, तब तक आप उस टॉपिक को खत्म नहीं करेंगे। क्योंकि बस यही है कि आप जितना पढ़ाएंगे उतने बच्चे को सॉलिड होना चाहिए कि वो कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन है, जैसे मैं बात कर रहा था बेसिक्स क्लियर करने का, तो वो बेसिक्स उसका क्लियर होना चाहिए। तो कहीं से भी अगर क्वेश्चन है तो वो करते आना चाहिए उसको। एंड जो हमारे बाकी के स्टाफ है जो बैकएंड में काम करते हैं, आप लोग को भी बहुत बहुत थैंक्स है, बहुत अच्छे से सब काम हो रहा है एंड एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। दिस ईयर वॉज वेरी गुड फॉर अस। सो जितने भी आउटपुट आए, जितने भी फीडबैक आए लोगों के, बहुत ही अच्छे थे।
एंड सेम चीज़ हम कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे आगे आगे आने वाले बैचेस के लिए. सो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल द स्टूडेंट्स, टू ऑल द पेरेंट्स, all the staff, especially our trainers who is taking a lot of effort in training these students. And thanks a lot guys. Happy Holi.